साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 के लिए, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं या टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे वो चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि मध्य प्रदेश की कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, भारत वर्ष जो है भारत जो है आकार में विश्व का किस नंबर का देश है। तो आप इसका सही उत्तर आप देखते जाइए। ये 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। तो विश्व का सबसे बड़ा जो यदि 7 क्रम देखें तो आकार के देश से सबसे बड़ा देश आपका रूस है, फिर कनाडा है, फिर तीसरे पे चीन है, चौथे पे अमेरिका है, 5वें पे ब्राज़ील है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे भारत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और पहले पे चाइना आता है। अगला है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा 1960 में की गई थी। ये कई सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। 17 नवंबर 1960 को GBPAU पंतनगर उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। ये उस समय उत्तर प्रदेश में था और वर्तमान में ये उत्तराखंड में, जिसका वर्तमान नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। अगला है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। गुजरात की सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो ये पूरे 2 घंटे का अंतराल होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्योदय होगा वो गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव से 2 घंटे पहले हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। तो ऐसे प्रश्नों को देखते समय सबसे पहले आप इसको मैप में देख लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है चारों ऑप्शन में वो है मेघालय। तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य जो हैं कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। यहाँ पे एक इन्होंने ट्रिक भी बताई है। वो ट्रिक क्या है कि यदि आपको याद रखना है कि भूटान से किसकी सीमाएँ साझा होती हैं। तो साब का मतलब क्या हो गया, एस से सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी मतलब उत्तर दिशा से आने वाली इसकी सहायक नदी है। तो इन चारों में जो सोन नदी है वो इसकी उत्तर दिशा से आने वाली सहायक नदी है। तो अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन नदी जो है गंगा के दक्षिण तट अर्थात दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अन्य नदियां जो है गंगा के बाएं तट की सहायिका तथा दक्षिण वाहिनी है और ये उत्तर वाहिनी है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात जो है ये किस नदी पर है। तो जोग प्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। तो वर्ल्ड वाटर फॉल्स डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। जोग जलप्रपात है। यह कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। जबकि यदि आयतन की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। आगे चलते हैं, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो ये आपका गुजरात के बड़ौदा में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो ये जो है नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती हैं, जिसका उदाहरण आपका हिमालय पर्वत भी है। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट या जिसे सागरमाथा भी कहते हैं, चोमो लुंगमा के नाम से जाने, तीनों एक ही तीनों जो नाम है वो माउंट एवरेस्ट के ही हैं। तो ये कितना ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट सहित प्रथम जो 10 सर्वोच्च चोटियाँ हैं वो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार या वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि विश्व की अधिकांश सर्वोच्च चोटियाँ इन्हीं वलित पर्वतों पर स्थित हैं। आगे चलते हैं, अगला है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो उस समय अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। जबकि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं, केंद्र सरकार के पास होती हैं। आगे है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो इसके उपसभापति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा
जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। मतलब ये चीज़ कहाँ से ली गई, तो ये आपके आयरलैंड के संविधान से या आयरिश गणतंत्र से लिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 19 है ये प्रेस की स्वतंत्रता से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो संविधान के प्रत्यक्ष रूप में देखें तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) का के तहत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसे सम्मिलित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो वह मामला कौन सा था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में। तो पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंत्यातिक या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधित पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, किंतु अत्यांतिक या एब्सोल्यूट मंत्रिमंडल की इच्छा अधीन होता है और वहीं जो पॉकेट वीटो होता है वो स्वेच्छा से किया हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, मतलब अपनी इच्छा से, तो वो कौन सा हो जाएगा? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राज्य वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है? तो ये कौन थे? चोल वंश के शासक प्रसिद्ध रहे हैं। तो चोल सेना में कुल सैनिकों की संख्या लगभग 1,50,000 थी। इसके अतिरिक्त चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिकों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। तो एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर से जल या द्रव के घनत्व का मापन करते हैं। आगे चलते हैं। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो केरला में स्थित है। केरला की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम है वहाँ पर ये स्थित है। अगला है, खो खो में प्रत्येक पारी कितने समय की होती है? तो ये 9 मिनट की ये खेली जाती है। खो खो फाउंडेशन या खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954-55 में की गई थी। एवं वर्ष 1959 में 1959 में प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का आयोजन हुआ था। राजा सौरस का संबंध किससे है? तो राजा सौरस का संबंध जो है ये डायनासोर की प्रजाति से है। तो राजा सौरस जो है यह मांसाहारी डायनासोर की प्रजाति है। इसकी खोज वर्ष 1982 में सुरेश श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में कौन सी नदी समाहित है या किसका संगम होता है? तो यहाँ पर नर्मदा नदी में कावेरी नदी का सम्मेलन होता है या मतलब संगम होता है। ओंकारेश्वर में ही शंकराचार्य की गुफाएं भी स्थित हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला सिंहस्थ या कुंभ मेला उज्जैन में किस वर्ष आयोजित होगा? तो ये वर्ष 2028 में होगा। पिछला कुंभ वर्ष 2016 में उज्जैन में लगा था। प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। 2016 में हुआ था, अब 12 वर्ष बाद अर्थात 2028 में अगला कुंभ आयोजित किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये जो है बागली देवास में जो है स्थित है, जहाँ से काली सिंध नदी का उद्गम स्थल है या उद्गमित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? तो गोटमार मेले का आयोजन जो है छिंदवाड़ा में किया जाता है। गोटमार मेले का आयोजन वर्धा नदी की सहायक नदी जाम नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया गया था। कब किया गया? 3 मई 2017 को। तो मार्च 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारत की 2 पवित्र नदियों गंगा व यमुना को जीवित इकाई घोषित किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3 मई 2017 को नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मामा भांजे की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये पंचमढ़ी में स्थित हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बैनगंगा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, भीमगढ़ बांध बैनगंगा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। और ये जो बांध है भीमगढ़ बांध का निर्माण 1972 में किया गया था, जो मिट्टी से निर्मित बांध है। तो ये इसकी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी?
तो जबलपुर के तिलवारा घाट पर ये जो अस्थियां थी विसर्जित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सिद्ध बाबा की चोटी निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिद्ध बाबा की जो चोटी है ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। राजा मुचकुंद की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो राजा मुचकुंद की गुफाएं जो है वो मुरैना में स्थित है। कहाँ पे? मुरैना में। भोपाल के नवाब वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो नवाब वंश की प्रारंभिक राजधानी इस्लाम नगर थी। भोपाल के नवाब वंश की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम या गौहर बेगम, जिन्हें गौहर बेगम भी कहा जाता है, तो ये थी। अगला है आधुनिक युग का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग का जो चाणक्य है वो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को आधुनिक युग का चाणक्य कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को, मतलब माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है किसे? तो मैहर को जाना जाता है। अगला है, और याद रखिएगा, खेल राजधानी के रूप में इंदौर को जाना जाता है, जबकि संगीत राजधानी के रूप में मैहर को जाना जाता है। प्रणाम मध्य प्रदेश की जो प्रणाम मध्य प्रदेश है, किसकी पुस्तक है? तो ये महेश श्रीवास्तव की पुस्तक है। किसकी? महेश श्रीवास्तव की पुस्तक है। महेश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के गाने के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। तो 34 है, गोंड जनजाति की उप जनजातियाँ जो बढ़ईगिरी का काम हेतु जानी जाती हैं वो कौन सी हैं? तो 16 हस हैं। कौन सी हैं? 16 हस हैं। जबकि कोयला भूति जो जनजातियाँ वो नाचने गाने वाले होते हैं, ओझा झाड़ फूक वाले होते हैं, प्रधान पूजा पाठ वाले होते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी जनजाति गोंडों के पारंपरिक पुरोहित रहे हैं? तो जो बैगा जनजातियां हैं, कौन सी जनजातियां गोंडों के पारंपरिक पुरोहित हैं? तो गोंडों के पारंपरिक पुरोहित बैगा रहे हैं। बैगा, और वहीं के प्रमुख देवता, इनके प्रमुख देवता कौन थे? बुढ़ा देव हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू क्या कहलाते हैं? तो ये जो है कोरकू जो है ये बदोरिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बंदोरिया कहलाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक में नियुक्त की गई हैं? तो इंदिरा नूई को नियुक्त किया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो चिल्की क्रम से जो है आपकी मैंगनीज की प्राप्ति होती है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम का विस्तार बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर जिले में पाया जाता है, जिससे मैंगनीज, क्वार्टाइज, कॉपर के पायराइड आदि खनिजों की प्राप्ति होती है। बालाघाट जिले में चिल्पी क्रम की चट्टानों में बैहरनीस, चौरियानीस आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो बघेल खंड का जो पठार है ये सबसे छोटा है। बघेल खंड पठार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 1,40,000 वर्ग किलोमीटर, जिसका 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में सम्मिलित है तथा यह संपूर्ण मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7% है। अतः क्षेत्रफल की दृष्टि से बघेलखंड पठार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में जलोढ़ मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा का विस्तार खरगोन जिले में नहीं पाया जाता है। कहाँ पे? खरगोन जिले में नहीं पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर एवं पश्चिमी या उत्तर या पश्चिम मध्य प्रदेश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर आदि जिलों में जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है, जो सरसों, राई, जौ, गेहूं व चना की खेती के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है? तो देखिए, लाल मृदा मिलती है, लेटेराइट मिलती है, काली मृदा मिलती है, शुष्क मृदा जो है यहाँ पर नहीं मिलती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में काली मृदा मालवा क्षेत्र में मिलती है, लाल पीली मृदा बघेलखंड क्षेत्र में, जलोढ़ मृदा मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग के भिंड में, मुरैना, शिवपुरी एवं ग्वालियर में। जो जलोढ़ मृदा है ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भूभाग के जिले में प्राप्त होती है, जिसमें आपका भिंड, मुरैना, शिवपुरी या ग्वालियर शामिल है। जबकि कछारी मिट्टी मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में उपलब्ध होती है। शुष्क मृदा जो है मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा
भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। इन्हें अनुच्छेद 51 का में शामिल किया गया, जो भाग 4 का एकमात्र अनुच्छेद है। 4 का एकमात्र अनुच्छेद है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो याद रखिएगा मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के पश्चात, पहले 10 थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दयामाबाद महाराष्ट्र, बचा क्या? राखीगढ़। तो राखीगढ़ जो है ये राजस्थान नहीं है, ठीक है। राखीगढ़ जो है राजस्थान में नहीं, हरियाणा में है। तो राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? तो सबसे पहले इन्होंने तांबे का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। इसके विश्व के विभिन्न भागों में प्रयोग की तिथि में अंतर है। अगला है गुर्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो अशोक का नामोल्लेख करने वाले गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह उज्जैन से भड़ोच जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर पड़ता था। अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला है, इसी में स्पष्टीकरण, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गोरे वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा विशा। कालांतर में एक चौथा वर्ण शूद्र नाम से समाज में उत्पन्न होता है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का राज जो है यहाँ पर स्थापित होता है। तो तैमूर के आक्रमण जो कि 1398 में होता है, इसने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया, ठीक है। और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। और तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था, मतलब जो खिज्र खां था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली का अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। बहुचर्चित गार्ड पार्टिकल क्या है? तो बहुचर्चित जो गार्ड पार्टिकल है वो आपका न्यूट्रिनो है, ए ऑप्शन। तो हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी और इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण उपनाम से संदर्भित किया जाता है। आगे चलते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, तो फिरोज तुगलक ने ऐसा कार्य किया था। फिरोज तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। आगे चलते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या है? दिल्ली ने। आगे चलते हैं इसी में। तो कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1887 को ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनर्प्राप्ति कर ली गई। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो बनारस में दिया था, वाराणसी में। तो देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। आगे देखते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में होती, विनोबा भावे के द्वारा। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो है वो तापमान को स्थिर रखना है। आगे चलते हैं।
तो जो थर्मोस्टेट होता है ये यथेष्ट हेतु तापमान को नियंत्रित या स्थिर करने का कार्य करता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर सेकंड है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता था, पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। आगे देखते हैं सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है चांदी है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, लोहा की विद्युत चालकता होती है। आगे देखते हैं एक पेनड्राइव है। तो एक पेनड्राइव एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक होती है। तो पेनड्राइव अच्छे द्वितीय सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है, तथा इसकी स्मृति अधिक है। आगे चलते हैं। अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किसी प्रकार का है। तो ये सब पे फाइल का जो है ऑप्शन आता है। फिर वर्ड डॉक्यूमेंट, वीडियो या MP3 किसी प्रकार का, तो ये फाइल प्रकार का। वर्ड डॉक्यूमेंट .doc, वीडियो या MP3 फाइल के प्रकार हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कालोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्रायोजेनिक ताप से आश्चर्य क्या है? उस ताप से जो है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का जो तापमान होता है। अगला है इसी में देखते हैं स्पष्टीकरण में, बहुत कम ताप अर्थात -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम से बहुत कम ताप से कम तथा ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो यह पुलकिट झील जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य में स्थित है, यहाँ पर ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। ये डॉक्टर CV रमन को जो उनको पुरस्कार दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए, इसी तारीख को, तो उस तारीख को याद करने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। किताब मिक्स मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? ये तो क्रिस गेल की आत्मकथा है। आगे चलते हैं। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो 38 इंच होती। कितनी होती है? 38 इंच होती है। क्यू का संबंध किस खेल से है? तो क्यू का संबंध जो है बिलियर्ड से है। किससे है? बिलियर्ड से है। आगे चलते हैं। शतरंज में प्यादे को क्या कहा जाता है? तो शतरंज में प्यादे को पान कहा जाता है। नूरजहां किसकी किस्म है? तो नूरजहां जो है ये आपकी आम की किस्म है। किसकी? आम की। नूरजहां आमों की रानी कहे जाने वाली प्रजाति है जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में पाई जाती है। इस किस्म के आम का औसत वजन जो है 3.8 किलोग्राम होता है, काफ़ी भारी होता है। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में। मध्य प्रदेश में पशुओं के विकास और संरक्षण के उद्देश्य से 19 नवंबर 1982 को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। तो ये है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां तवा एवं देनवा नदी के संगम पर स्थित मढ़ाई पर्यटन स्थल में प्रशासनिक रूप से बस, जीप, हाथी, घोड़ा, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति आम नागरिकों को प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। अगला है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जुलाई 1975 को हुई थी। अगला है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना जो है राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री मेड फॉरेस्ट वर्ष 1972 के अंतर्गत 24 जुलाई 1975 को की गई थी, जिसका उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को उच्च कोटि वन क्षेत्र में परिवर्तित करके वनों की गुणवत्ता एवं उत्पादन क्षमता में सुधार करना है। अगला है रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड्स मीथेन का भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये सोहागपुर में मिले हैं। कहाँ पर? सोहागपुर में मिले हैं। इसी में देखते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सोहागपुर जिले में या क्षेत्र में
कोल बेड मीथेन के भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2012 में दमोह जिले के नौहटा क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस बेसिन की खोज की गई है। यहाँ पे एक टिप्पणी की 6 नवंबर 2018 में ONGC समूह द्वारा मध्य प्रदेश के विंध्यन बेसिन में 3000 मीटर गहराई में तेल और गैस की खोज की गई। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध संत हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ न्यूरोपैथी एंड यौगिक साइंसेज कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के 2 निजी चिकित्सा महाविद्यालय स्थित हैं, जबकि राज्य में योग और चिकित्सा हेतु अभी तक कोई शासकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है। प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध संत हरिदाराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय बैसाड़ भोपाल में स्थित है। अगला है वर्ष 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार हेतु किसको चयनित किया गया? तो विश्व खाद्य संगठन या विश्व खाद्य कार्यक्रम FAO को। तो यहाँ पे देखते हैं, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आपका यहाँ पे एक सेकंड, ये विश्व खाद्य कार्यक्रम, तो वर्ल्ड फूड कार्यक्रम जो है उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2020 का। किसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है? तो इस कार्टेशियन रोबोट को जो है वो लीनियर रोबोट भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, सबसे पहला बोल्ड रोबोट किसने बनाया? तो सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट जो है वो प्रोफेसर राल्फ होलिस ने बनाया था। सारथी पोर्टल संबंधित है किससे? दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से संबंधित है ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस A to B ये क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस A to B का फुल फॉर्म है। आगे देखते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो कुल 8 बिट्स होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बिट्स कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट मिलकर 1 बाइट होता है। 1024 बिट मिलकर के 1 किलोबाइट होते हैं और 1024 किलोबाइट मिलकर के 1 मेगाबाइट होते हैं। और 1024 मेगाबाइट जो है वो 1 गीगाबाइट और फिर 1024 दे करके गीगाबाइट आपका टेराबाइट हो गया। ठीक है, मतलब उससे बड़ी टेराबाइट जो है मेगाबाइट से बड़ी यूनिट है। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है? तो जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में। हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? तो न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को। किसके पासपोर्ट को? तो न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को घोषित किया गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति की जाती है। आगे चलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में किसकी है? तो संसद की है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव जो होते हैं वो सबसे सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं। अगला है, वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किसके राज्य से राज्यसभा सांसद हैं? तो गुजरात से ये राज्यसभा सांसद हैं। आगे है, निम्न में से किसे आयुष्मान भारत योजना का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये जो कार्य दिया गया है वो RS शर्मा को दिया गया। किसको दिया गया? RS शर्मा को। सिद्धार्थ मोहंती LIC के निदेशक हैं, राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष हैं BCCI के, और उदय शंकर अध्यक्ष हैं FICCI के। आगे चलते हैं, WTO में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेश नवनीत को नियुक्त किया गया है। जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं और ज्ञानेंद्र निगोम बाम जो है ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। WW वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर जो है विश्वनाथ को बनाया गया है, विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना जो है 1956 में की गई थी। 1 नवंबर 1956 को की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो कुंवर सिंह टेकाम थे। कौन थे? कुंवर सिंह टेकाम थे। प्राइमरी गोल्ड की संज्ञा दी जाती है किसे? 24 कैरेट शुद्ध सोने को जो है प्राइमरी गोल्ड की संज्ञा दी जाती है। बैंक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन सी है? तो इसमें जो है सभी कहीं ना कहीं बैंक से संबंधित हैं। बैंक सेवा सुधार संबंधित, तो गोइपोरिया समिति जो है ये बैंक सेवा सुधार से संबंधित समिति है। आगे चलते हैं,
खुसरो कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट 92 केंद्रीय कपास केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है कपास केंद्र आपका नागपुर में, कहाँ पर? नागपुर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र राज्य के खरगोन जिले में स्थापित किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1954 में की गई थी, वर्ष 1954 में। तो यह कला, साहित्य, विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है ये। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, मध्य प्रदेश में के किस जिले में माधवगढ़ का किला अवस्थित है? तो सतना जिले में यह अवस्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित सतना जिले में माधवगढ़ का किला स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में रीवा के बघेल वंश के महाराजा विश्वनाथ सिंह ने करवाया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आदित्य जोशी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। आदित्य जोशी मध्य प्रदेश के धार जिले के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तथा आदित्य जोशी जनवरी 2014 में जूनियर श्रेणी में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने। 95 देखते हैं, 96 स्मार्ट सिटी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? जून 2015 में किया गया। आगे चलते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो ये योजना जो है हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य जो था वो 2.1 निर्धारित किया गया, जबकि विकास दर कितनी रही? 3.6% रही है। दक्षिण भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है? तो जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा नदी भी कहा जाता है दक्षिण भारत की। अगला है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसम सेटिवम। पीसम सेटिवम जो है ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। आगे चलते हैं, मानव शरीर में कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये कुल कितनी होती हैं? एक सेकंड देखिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आदित्य जोशी का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। तो आदित्य जोशी जो हैं मध्य प्रदेश धार जिले के एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और आदित्य जोशी जनवरी 2014 में जूनियर श्रेणी में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने थे। जबकि इसके बाद यहाँ पर आपका एक सेकेंड स्मार्ट हो गया, ये 97 हो गया, 98, 99 नंबर क्वेश्चन क्या? मटर का वैज्ञानिक नाम पीसम सेटिवम है। और वहीं 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कपाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसमें कुल 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 8 हड्डियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे वीडियो को यहाँ पे कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।